तो बच्चों मैं आपको बता रहा था सेल के बारे में आपको बताना है मुझे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल वो सेल हैं जिनको एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें हम प्राथमिक सेल में हम इस प्रकार के सेलों को या इस प्रकार की बैटरियों को दोबारा उपयोग में नहीं ला पाते हैं। उसका कारण ये है कि इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया है, उनमें जो बनने वाले उत्पाद है, जब इनकी रासायनिक क्रिया अभिकारकों के बीच कंप्लीट रूप से हो जाती है और इनमें अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में बदल जाते हैं, तो इनसे कोई भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा तभी तक संभव है जब तक हमारी रासायनिक ऊर्जा अभिकारकों में होती है। जैसे ही अभिकारकों की रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक जो बैटरियाँ हैं या प्राथमिक सेल हैं, इनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी बंद हो जाता है। उत्पादन समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? जब हमारा जो ये अभिकारक है, ये अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में चेंज हो जाएगा, तो ये सेल काम करने बंद हो जाएंगे, या इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। रिचार्ज का मतलब इन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। फिर इनको हम यूज एंड थ्रो कहते हैं, यानी कि इनको यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। इसमें हमारे पास जैसे टॉर्च के शेल आते हैं, घड़ियों के शेल आते हैं, और भी आपने उदाहरण देखे होंगे। तो इस प्रकार के शेलों को हम पुनः आवेशित करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। इनको हम प्राथमिक सेल के कहते हैं। तो प्राथमिक सेल के पश्चात द्वितीयक सेल थोड़ा सा अलग होते हैं। द्वितीयक सेलों में क्या होता है कि उनमें क्या होगा, ऐसे सेलों को हम पुनः रिचार्ज के पश्चात पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी को आप क्या करते हैं, पुनः रिचार्ज कर लेते हैं। तो द्वितीयक जो सेल होते हैं हमारे, ये जो हैं, इनका एक बार उपयोग करने के बाद भी हम इनको बार बार उपयोग में लाते हैं, या हम इनका क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। पुनः आवेशित करने का मतलब है कि इनमें रिएक्शन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो उत्पाद था वो वापस कहाँ आ जाता है, अभिकारक में। तो जब हमारे अभिकारक, पहले देखिए, जब हम इनका उपयोग करेंगे तो हमारे अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। जब हम इनसे ऊर्जा लेते हैं, जब हम इनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो ये अभिकारक जो है हमारे उत्पाद में बदलते हैं। और जैसे ही इनके अभिकारकों की अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ये इनकी बैटरी, हम इसे कहते हैं डाउन पड़ गई, तो तब क्या करते हैं, हम इन्हें रिचार्ज करते हैं, पुनः आवेशित करते हैं। पुनः आवेशित करने में हमारे जो उत्पाद हैं वो वापस अभिकारक में आ जाते हैं, और जैसे ही हमारे अभिकारक वापस आ जाते हैं, फिर से हम इसका उपयोग शुरू कर देते हैं, उपयोग करके फिर से उत्पाद में बदलते हैं। तो यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब है जो इंटर कन्वर्जन जिसमें होता हो, इंटर कन्वर्जन
तो ये हमारी द्वितीयक बैटरी है। अब द्वितीयक बैटरी के हमारे जो उदाहरण हैं वो क्या है, ये हमारा जो है द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है लेड संचायक बैटरी है। लेड संचायक बैटरी जो बाइक्स में लगती है, बाइक में लगती है, गाड़ियों में लगती है, कार में लगती है, ये हमारे जो हैं क्या हैं, लेड संचायक बैटरी इसे हम कहते हैं। तो ये हमारे द्वितीयक सेल होते हैं जिनको हम पुनः आविष्कृत करके इनके उत्पादों को अभिकारक में बदल देंगे और जैसे हम इनका उपयोग करेंगे तो अभिकारक पुनः उत्पाद में बदलते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एक एक करके इन सेलों के बारे में। तो बच्चों, आपका प्राथमिक सेल जो है, हमारा प्राथमिक सेल का उदाहरण है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल है या इसका दूसरा नाम है शुष्क सेल। लेक्लांसे सेल या इसका नाम है शुष्क सेल। तो लेक्लांसे और शुष्क सेल में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो जिंक है, जिंक की एक केशिन होती है। जो हमारा शुष्क सेल है या ड्राई सेल आपने घरों में देखा होगा, इसके बाहर कभी आपने गत्ता हटा के देखा होगा या इसके बाहर से जो ये कागज़ टाइप का लपेटा होता है, बहुत मोटा कागज़ होता है, तो इसको जैसे हटाते हैं तो एक टिन टाइप का हमें दिखता है। टिन टाइप का जो होता है वो एक जिंक की टिन होती है। जिंक का मतलब एक पतली सी परत होती है जो यहाँ पे एनोड का काम करती है। तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपने लिखना है जिंक हमारा एक एनोड का काम करती है और जो बीच में है जिंक हमारा एनोड का काम करती है। तो उसके बाद जो है हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में हमारे पास ग्रेफाइट की कैथोड होती है। ग्रेफाइट होता है यहाँ पे, ये कैथोड का काम करता है। और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री टाइप की है, इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, इसके बीच में हम भर देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण, MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण होता है इसमें भरा हुआ। तो ये पूरा हमारा एक कैथोड का काम करेगा। ठीक है, ये कैथोड का काम करता है और ये हमारा एनोड का काम करता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जिंक के पात्र का ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे जिंक जो है हमारे एक प्रकार से ऑक्सीकरण क्रिया करती है और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एनोड की जो अभिक्रिया है उसको आप ऐसे लिख लेंगे। हाँ, एनोड हमारा जिंक है, तो जिंक जैसे गैल्वेनिक सेल में काम करता है उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करेगा। Zn+2, तो जिंक आयन जो है हमारे यहाँ अंदर में डिजॉल्व होने लगते हैं। Zn+2 आयन के रूप में हमारे जिंक आयन इस तरीके से Zn+2 आयन घुलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो एनोड पे यहाँ पे ऋणावेश होना चाहिए और कैथोड पर यहाँ पे प्लस आवेश। तो अब क्या होगा, एनोड पे हमारा जो है ठोस जिंक अपने इलेक्ट्रॉन खो रही है, परित्याग कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है, ये ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। तो हम कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। दूसरी तरफ जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर थोड़ी अभिक्रियाएं जटिल हैं इसकी। तो कैथोड की अभिक्रिया को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैथोड पर हमारा अभिक्रिया होता है MnO2 प्लस NH4 धनायन प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्पाद बनेगा, यहाँ पे हमारा जो उत्पाद बनेगा, मैं इसको संतुलित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो इस तरीके से आ जाता है MnOOH प्लस NH3। तो चाहे तो आप इसको 2 से गुणा कर लीजिए, तो NH4
तो 2MnOH हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारी कैथोड पर अभिक्रिया है, मैंगनीज की अभिक्रिया जो है, यहाँ पे NH4+ आयन होंगे। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या चेंज होती है मैंगनीज की। तो अभिक्रिया में अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो मैंगनीज को हम X ले लेंगे, X प्लस ऑक्सीजन की -2 गुणा 2 बराबर 0। तो X बराबर X - 4 बराबर 0, X बराबर +4। यानी कि हमारी यहाँ पे जो मैंगनीज है, मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। ये मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। और यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे जो है मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं आप, तो मैंगनीज X ले लेंगे प्लस ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, फिर +-1 हो जाएगा, -1 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो -3 बराबर 0, X बराबर +3। तो यहाँ पर मैंगनीज की संख्या +3 है। अब चेंज क्या हुआ, यहाँ +4 से ऑक्सीकरण संख्या घट गई, +3 हुई। तो +4 से जब ऑक्सीकरण संख्या किसी भी परमाणु की कम होती है, ऑक्सीकरण संख्या धातु परमाणु की या आयन की ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब है उस आयन का या उस धातु के परमाणु का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैंगनीज ने हमारे 2 मोल मैंगनीज ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई है +4 से +3, यानी कि उसमें पहले 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 4 में से जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति हो गई, तो अब उसकी कमी बन गई +3 की। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये हमारा अपचयन कहलाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो कैथोड की अभिक्रिया ये हो गई, तो कैथोड पर यहाँ पे अपचयन होता है। अब जो है याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में ट्रिक भी बताई होंगी। एक संकुल यौगिक यहाँ पे बनता है, थोड़ी अभिक्रिया इसकी जटिल है। तो संकुल यौगिक का मतलब संकर यौगिक एक बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे कहते हैं, Zn-3 का होल 4 और यहाँ पे +2। इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करेंगे, उपसंयोजन यौगिक, वहाँ पे आपको डिटेल से हम पढ़ा सकते हैं। अब इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है इस सेल की कितनी होती है, 1.5 वोल्ट तक की वोल्टेज प्राप्त होता है। ये इसके उपयोग हैं। 1.5 वोल्ट की करंट इससे हम ले सकते हैं। अब आपको ये सेल को पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका है कि आपने इसमें कुछ खास चीज़ों पे ध्यान देना है। खास चीज़ें ये हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड की जानकारी, नंबर 1 तो है हमारे पास इलेक्ट्रोड की हमें जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 आता है इलेक्ट्रोड, मैंने आपको शॉर्ट में बताए भी हैं, संक्षिप्त तरीका ये याद करने का। इलेक्ट्रोड है, फिर हमारे पास आता है वैद्युत अपघट्य क्या है। वैद्युत अपघट्य का मतलब जो हम विलयन लेते हैं उसमें हमने कौन सा लवण यूज किया है, वो वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। तीसरा हमारा जो है पॉइंट आएगा इनकी ऑक्सीकरण और अपचयन मिला के रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में आएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया या इसको समग्र अभिक्रिया कह लीजिए आप, समग्र अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होता है। और उसके बाद आता है इसका चौथा बिंदु, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड के बारे में, सेल या बैटरी के बारे में, इसके उपयोग क्या, वोल्टेज क्या है इसमें कितनी वोल्टेज उत्पन्न होगी। और 5वीं बात आपको बताई थी ये कहाँ उपयोग की जाती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है, चाहे हम मरकरी सेल को पढ़ें, चाहे हम निकेल कैडमियम सेल पढ़ लें, या ईंधन सेल पढ़ लें, या हम लेड संचायक बैटरी पढ़ लें, द्वितीयक सेल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपका यही पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। इलेक्ट्रोड की बात करता हूँ,
हो सके मैं ये पॉइंट के बाद आपकी वीडियो ना बना पाऊँ, टाइम ना लगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि कैथोड और एनोड। इस पर आपने ध्यान देना है। कैथोड किससे बना होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण और बीच में ग्रेफाइट की एक रॉड लगी है, तो ये हमारा कैथोड है। यहाँ पर इसमें है ग्रेफाइट प्लस MnO2 प्लस कार्बन, ये हमारा कैथोड है इतना। और एनोड में क्या है, एनोड में आपको यहाँ पे बताया था कि जिंक पात्र बाहर से लपेटा गया है, जिंक की परत लगाई गई है शेल के बाहर, तो जिंक हमारा इसमें क्या है, एनोड है। तो ये दो चीज़ हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघट्टी। वैद्युत अपघट्टी के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे। तो वैद्युत अपघट्टी हमारे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये आपको नहीं भूलना है। NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट, ये शेल के चारों तरफ हम ये रखेंगे, कैथोड के चारों तरफ। यहाँ पे है ZnCl2 और NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और अब मैं बात करता हूँ वोल्टेज। तो वोल्टेज मैंने आपको बता दिया है, इसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूँ। इसके उपयोग क्या होंगे ये आप समझ गए होंगे। टॉर्च में है, टार्च में है, ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर एक ही बात है, तो इनमें होता है। और घड़ी के शेल भी इस टाइप के होते हैं। तो ये शुष्क शेल की बात होगी।